भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां अनेकों धर्म, जाति आदि के लोग बसते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति और सभ्यता का बेहतरीन स्वरूप देखने को मिलता है। यह देश हजारों सालों से बनता और बिगड़ता रहा है। अनेकों राजाओं ने यहाँ अपना अपना शासन चलाया। इस कबीलावादी और जातीय परंपरा के चलते ये देश विदेशी हमलावरों और ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में जकड़ गया। विदेशी हमलावर इस देश को अंदर से खदेड़ते एवं कुचलते रहे, लेकिन 1857 में भारत की ओर से पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दी और भारतीय लोगों में नई ऊर्जा का संचालन किया। ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया। इस बगावत को मद्देनजर रखते हुए सन 1892 में भारतीय सेना का पहला पुनर्गठन किया गया, जो कि जाति, क्षेत्र, धर्म एवं नस्ल के आधार पर था, जिसका मूल भाव उन जातियों को संरक्षण देने का था जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इस सैन्य पुनर्गठन का सिद्धांत रॉयल इज लॉयल एवं नेवर ट्रस्ट अननोन के आधार पर किया गया तथा भारतीयों की निष्ठा जाति, धर्म और क्षेत्र तक सीमित रहे, जिससे आगे बगावत ना हो। ब्रिटिश शासन के दिनों में विशेष रूप से प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना न केवल भारत में बल्कि अन्य स्थानों में भी ब्रिटिश बलों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। आजादी के बाद भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा द्वारा ये फैसला लिया गया कि भारतीय सेना में जाति, क्षेत्र, धर्म व नस्ल के आधार पर भर्ती नहीं होगी। लेकिन सन 1950 के दशक में लगातार राजशाही ताकतों व राजनीतिक दबाव के चलते एक बार फिर अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कबीलावाद परंपरा के मद्देनजर जातिगत, क्षेत्रीय एवं नस्लीय रेजिमेंटों को न केवल बरकरार रखा गया बल्कि इसी आधार पर भर्ती को यथावत रखा गया और एक बार फिर भारतीय सेना में लड़ाकू शाखाओं में अज्ञात जातियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव पिछले 40 सालों से इस बात के लिए संघर्षरत हूँ कि भारतीय सेना में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्तियाँ क्या संविधान सम्मत हैं, कानून सम्मत हैं। मैंने पिछले 36 सालों से इसी बात की खोज में पूरा समय लगाया। 40 साल पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे नवयुवक से हुई जिसने मुझे बताया कि मेरी उसकी खुद की भर्ती सेना में इस आधार पर नहीं हुई कि उसकी जाति की भर्ती नहीं थी। इस बात ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया, मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया और मैंने पिछले 40 साल से इस बात में पूरा शोध करा कि क्या ये बच्चा सही कह रहा था। मैंने पाया कि 70% भारतीयों को भारतीय सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि धर्मवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन विडंबना यह है कि क्षेत्रवाद, धर्मवाद और जातिवाद ही भारतीय सेना की भर्ती में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। सेना में 70% भारतीयों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता है। यह न केवल असंवैधानिक है लेकिन गैर कानूनी है और मानवीय मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ। भर्ती की प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सेना में लिखित में भर्ती की प्रक्रिया का
कोई कानून नहीं है। भारतीय सेना में लगभग 12 लाख सिपाही हैं। इनमें से 60 से 65% नफरी यानी कि संख्या जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर आरक्षित है, यानी कि 7 लाख सेना जाति, क्षेत्र, धर्म व नस्ल पर आधारित है। इन लगभग 7 लाख नफरी में 70% भारतीय जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भर्ती योग्य नहीं है। हमारे देश की सेना में लगभग 13 लाख नफरी है और पूरे देश को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सेना में भर्ती का कोई लिखित कानून नहीं। 13 लाख का ऑर्गेनाइजेशन बिना कानून के चल रहा है। ऐसी विडंबना है। भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक सेना की एक टुकड़ी है। इसमें केवल 3 जातियां ही भर्ती हो सकती है। इससे बड़ा असंवैधानिक काम क्या हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति सेना के प्रमुख तो हैं ही, लेकिन संविधान के सबसे बड़े ओहदेकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में यदि 3 ही जातियां भर्ती हो सकती हैं तो यह संविधान का मजाक है। यह हर भारतीय का एक सपना है कि वो भारत की रक्षा में, माँ भारती की रक्षा में अपना योगदान दे। लेकिन जब 70% युवकों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता है तो उनका ये सपना टूट जाता है और इस सपने के टूटने से वो लोग इतने व्यथित हो जाते हैं कि वो कई बार अपना गांव, अपना धर्म, अपनी जाति इत्यादि को बदलकर गलत सर्टिफिकेट लेके सेना में भर्ती होने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा अनेकी की बात क्या हो सकती है। समय समय पर भारत के विभिन्न अखबारों में इस तरह की खबरें छपती रही, जिनमें नवयुवकों ने सेना में भर्ती होने के लिए जाति, धर्म और गांव बदले हैं। बात यही नहीं रुकती। इन नवयुवकों को सेना द्वारा कानूनी कार्रवाई करके प्रताड़ित भी किया जाता है। भारतीय सेना में भर्ती की इस असंवैधानिक भर्ती प्रक्रिया के लिए मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्षों को बार बार पत्र लिखे, लेकिन सेना की ओर से केवल एक ही जवाब आता है कि हमारे यहाँ जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं होती। भर्ती केवल मेरिट के आधार पर। ताज्जुब की बात यह है कि यह सरासर गलत है। सेना में भर्ती की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमने आरटीआई का सहारा लिया। पहली आरटीआई में हमने सेना से पूछा कि सेना में भर्ती के कोई कायदे, कानून या नियम हो तो हमें दिए जाएं। हमें सेना ने बताया कि भर्ती के कोई भी कायदे, कानून लिखित में नहीं है। इसी प्रकार एक और आरटीआई में हमने सेना से पूछा कि जाति आधारित रेजिमेंटों में, जैसे कि सिख रेजिमेंट में, क्या एक ब्राह्मण भर्ती हो सकता है एज ए जनरल ड्यूटी सोल्जर, यदि वह बाकी सारी शर्तें पूरी करता हो या योग्यता पूरी करता हो। सेना ने जवाब दिया नहीं। तीसरी आरटीआई में हमने पूछा कि इसी प्रकार एक जातीय रेजिमेंट में, जैसे कि सिख रेजिमेंट में, अहीर भर्ती हो सकता है यदि वो बाकी सब आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। सेना ने जवाब दिया नहीं। इससे साफ होता है कि सेना में जिस जाति की रेजिमेंट है उसी के लोग भर्ती होते हैं। इसी प्रकार 70% भारतीयों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसकी रेजिमेंट नहीं है उसकी भर्ती नहीं। भारतीय सेना में कुल 19 ब्रांचेस हैं, जिसमें कि 14 ब्रांचेस हेल्पिंग आर्म्स के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि वो ब्रांचेस जो सेना की लड़ने में मदद करती हैं। इन हेल्पिंग आर्म्स में जितनी वैकेंसी निकलती हैं उन्हें भारत के विभिन्न प्रांतों की आबादी के हिसाब से बांट दिया जाता है। इससे काबिल नवयुवकों को समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्रक्रिया भी असंवैधानिक है, गैर कानूनी। 5 ब्रांचेस जो हैं वो फाइटिंग आर्म्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो युद्ध में सीधा सीधा भाग लेती।
फाइटिंग आर्म्स में केवल उन्हीं जातियों की या उन्हीं क्षेत्र के लोगों की भर्ती होती है जिनकी की रेजिमेंट्स हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रेजिमेंट्स जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों की है और पहाड़ी क्षेत्रों से आज नौजवान मिल नहीं रहे। इसीलिए वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल रावत ने, जो कि स्वयं पहाड़ी हैं, ने पहाड़ी क्षेत्रों के युवकों के लिए लंबाई 3 सेंटीमीटर घटा दी। इससे ज़्यादा अन्यायपूर्ण क्या बात होगी। जिन जातियों की या धर्म के लोगों की रेजिमेंटें हैं उनकी इतनी भर्ती आती है कि उनके जो है लायक युवक नहीं मिलते हैं। इसलिए सेना की ओर से इन क्षेत्र, इन जातियों और इन धर्म के लोगों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाती है। घर घर जाके इनको भर्ती किया जाता है, जबकि आम भारतीय जिनकी कोई रेजिमेंट नहीं है वो बेचारे भर्ती के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। चाहे वो कितने ही सक्षम हो, लेकिन उनको केवल इसीलिए भर्ती नहीं किया जाता है कि उनकी जाति या उनके क्षेत्र की कोई रेजिमेंट नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल करियप्पा ने, जो भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स नाम की एक रेजिमेंट खड़ी करी थी। उस रेजिमेंट में कोई जातीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना में जातिवादी ताकतें कितनी हावी हैं ये इस बात से पता लगता है कि धीरे धीरे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को भी, जो कि एक राष्ट्रीय रेजिमेंट थी, जातियों में विभाजित कर दिया गया। सेना में भर्ती की इस असंवैधानिक व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है। सेना में 70% भर्तियां कुछ जाति और क्षेत्र के नागरिकों के लिए ही निश्चित है। इसी प्रकार इन्हीं सैनिकों के बच्चे सैनिक स्कूलों में 80-90% सीटों पर रिजर्वेशन पा लेते हैं। इसके बाद जब इन्हीं के बच्चे सैनिक अफसरों के भर्ती के लिए जाते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि भारतीय सेना में ज़्यादातर अफसर इन्हीं जातियों के और इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। पिछले कुछ समय से समय पर हम इस व्यवस्था के खिलाफ अखबारों में लिखते रहे, अखबारों में खबरें छपती रही। डेली पोस्ट नाम के चंडीगढ़ से प्रकाशित एक अखबार में हमारा एक विस्तृत लेख भी छपा, लेकिन सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से कभी भी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा ये पूछा गया कि विभिन्न युद्धों में गुजरात के कितने लोग शहीद हुए। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। इसके ऊपर पूरे देश विदेश में एक बहस हुई, लेकिन बहस के नज़दीक या बहस के तथ्य में कोई नहीं हुई। तथ्य यह है कि भारतीय सेना की लड़ाकू शाखाओं में गुजरात के लोगों की भर्ती नहीं के बराबर। जब भर्ती ही नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे? जब लड़ेगा ही नहीं तो शहीद कैसे होगा? मैंने इस बारे में एक पत्र द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इस स्थिति से अवगत कराया था। भारतीय सेना में पिछले 70 सालों से चली आ रही इस असंवैधानिक भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ हमने विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों, मेंबर पार्लियामेंट सभी को अपने अपने पत्र द्वारा सूचित करा। हमने इस मुद्दे को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उठाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 70% भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी बुद्धिजीवी इनके पक्ष में नहीं आया। हमने अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की ठानी। सुप्रीम कोर्ट में CWP 524 ऑफ 2012 में हमने एक याचिका दाखिल की। यह याचिका आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई थी, क्योंकि इसमें मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन था। ये मूलभूत अधिकार हमें संविधान की धारा 14, 15 और 16 से मिले हैं। संविधान की धारा 14, 15, 16 में हमें जो मूलभूत अधिकार मिले हैं उसमें जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सुप्रीम कोर्ट में जब हमने ये याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने सेना को नोटिस जारी कर दिया। अपने जवाब में सेना ने माना कि हाँ, इस तरह की भर्तियां
हम सेना की लड़ाकू शाखाओं में करते हैं। आपने अपने जवाबी दावे में कोर्ट से ये गुहार करी कि चूंकि सेना ने अब मान लिया है कि ये असंवैधानिक भर्ती वो करती है, इसलिए हमारी याचिका को स्वीकार किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला देते हुए ये कहा कि वह इस केस को आर्टिकल 32 के तहत अपनी पावर को इस्तेमाल करने के योग्य नहीं समझते। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी आदमी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 70% भारतीयों के मूलभूत अधिकारों के ऊपर एक बड़ा आघात था। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का रक्षक है। हर न्यायाधीश एक ओथ के द्वारा एक ओथ लेता है कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट 70% भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा। ये अपने आप में एक बड़ा विडंबनापूर्ण और चिंताजनक है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई कारण नहीं दिया कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहता है। यह संविधान का अपमान था और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक फैसला नहीं देकर मामले से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और पूरा मामला खुला का खुला छोड़ दिया। इस फैसले के बाद भी हमने धैर्य नहीं खोया। हमारी आस्था कानून में बनी हुई थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई, लेकिन वो भी इसी आधार पर खारिज कर दी। यहाँ भी हमने हार नहीं मानी और हमने क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाई। क्यूरेटिव पिटीशन में भी एक अजीब फैसला आया कि यह क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिन्हित मापदंडों के ऊपर खरी नहीं उतरती। इस क्यूरेटिव पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट इस विषय की गंभीरता और इसी विषय की सच्चाई पर नहीं गया। यहाँ पर मेरा न्याय प्रणाली में मेरा विश्वास निश्चित रूप से खत्म हो गया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक लाइन का फैसला था। इस फैसले में किसी तरह के कोई रीजन या कारण नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आनाकानी करने या इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी करने के बावजूद हमने अपना विश्वास नहीं खोया। हम इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं, मेंबर पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखते रहे। ऐसी एक चिट्ठी हमने माननीय सांसद श्री हुक्मदेव नारायण को भेजी। श्री हुक्मदेव नारायण ने हमारी इस चिट्ठी रक्षा मंत्री श्री मनोहर पार्रिकर को प्रेषित की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है और भारतीय सेना की यह जो पद्धति है भर्ती की, यह संविधान सम्मत नहीं है। श्री पार्रिकर ने अपने जवाब में इस चिट्ठी पर एक अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और भारतीय सेना में भर्ती मेरिट पे की जाती है, ना कि जाति और क्षेत्र के आधार पर। श्री हुक्मदेव नारायण द्वारा श्री पार्रिकर की ये चिट्ठी मेरे पास भेजी गई। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि ये चिट्ठी तथ्यों के बिल्कुल विपरीत थी। मैंने इस चिट्ठी का एक बड़ा जवाब, एक डिटेल में जवाब बनाकर श्री पार्रिकर को भेजा। श्री पार्रिकर ने मेरे जवाब को पढ़ा और उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पार्रिकर से हमारी ये मुलाकात बड़ी सार्थक रही। हम उन्हें ये समझाने में सफल रहे कि जो उन्हें बताया गया है वो गलत है और सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाती है, जिससे कि 70% भारतीयों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता है। हमारे समझाने पर उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं आपको 3-4 महीने बाद या 6-7 महीने बाद दोबारा बुलाऊंगा और आप निश्चित रहें, हम इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बाद में मुझे पता चला कि श्री पार्रिकर ने सितंबर 2016 में इस आशय का पत्र भी जारी किया, लेकिन तत्कालीन सेना अध्यक्ष द्वारा उस पत्र को केवल फाइल तक सीमित रखा गया और आगे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों पश्चात श्री मनोहर पार्रिकर डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर
गोवा में मुख्यमंत्री मनोनीत हो गए। कुछ महीनों पहले अखबार में सेना द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई। उस विज्ञप्ति में यह कहा गया कि भारतीय सेना में जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक की जो दल है उसमें भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में केवल 3 ही जातियों को आमंत्रित किया गया और किसी और भारतीय नागरिक को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे ज्यादा संविधान का मजाक या खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। हमने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया, बहुत गंभीरता से लिया और हमने सोचा कि एक बार हम फिर न्यायालय की शरण में जाते हैं। मैंने इस मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, लेकिन दुर्भाग्य से हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह मेंटेनेबल नहीं है। मैं इस बात को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इन मसलों को लेकर यहाँ क्यों आ जाते हैं, आपको तो भर्ती होना ही नहीं है, जिसको भर्ती होना है उसको लाइए और ये मेंटेनेबल नहीं है। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं उसको जो है आगे रिव्यू पिटीशन में और जो है क्यूरेटिव पिटीशन में भी गया। इस दौरान इलाके की 2 नवयुवकों ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में भर्ती के खिलाफ अपने मूलभूत अधिकारों के हनन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुहार लगाई। इस बार न्यायपालिका ने उनकी सुनी और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने और चंडीगढ़ हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेना को नोटिस जारी कर दी। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में। आमतौर पर अक्सर हम बात करते आए हैं इंडियन आर्मी की शौर्य गाथाओं के बारे में, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, विशेष तौर पर इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, भर्ती प्रक्रिया के बारे में। द अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में लड़ाकू शाखाओं में भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक किस प्रकार है? देखिए, भारतीय सेना में 12 लाख से 13 लाख का भारतीय सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी बड़ी संख्या में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भर्ती का कोई कानून लिखित में नहीं। अपने आप में ये अवैधानिक है, अपने आप में ये इलीगल है, अपने आप में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ रेजिमेंटल सिस्टम है और हर रेजिमेंट के अंदर जो है या तो जाति पर आधारित है या क्षेत्र के आधार पर आधारित है या धर्म पर आधारित है। और जिस रेजिमेंट में जिस जाति के लोग हैं, अगर वो रिटायर होते हैं, डेथ होती है या शहीद होते हैं, तो उसी जाति के, उसी क्षेत्र के और उसी धर्म के लोग उसमें जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैकेंसीज निकलती हैं वो उन्हीं जाति, उन्हीं धर्म और उन्हीं क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षित है, वो रिजर्व है। इससे क्या होता है कि जिन जातियों के नाम, जिस क्षेत्र के नाम, जिस धर्म के लोगों के नाम कोई रेजिमेंट नहीं है, उनकी कोई भर्ती ही नहीं। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश बिना संविधान के नहीं चलता। संविधान में जितने प्रदत्त कानून हैं, जितने कानून हैं, उसके आधार पे चलता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी हुई। ये फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जबकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भेदभाव पे ही आधारित है, जिसमें जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर 70% भारतीयों को रिक्रूटमेंट के लिए योग्य नहीं समझा जाता है। ये टोटली असंवैधानिक है, अमानवीय है, ये रेसिस्ट है, ये नस्ल भेदी है। इससे इंटरनेशनल उसमें भी हम जो है अपने सिर को जो है मतलब ऊंचा नहीं उठा सकते, हम गर्व महसूस नहीं करते। बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जो मेरिट बेसिस रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो बेसिकली नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आप। पूरा जो रिक्रूटमेंट है वो पारदर्शी होना चाहिए, एक जाति पे आधारित नहीं होना चाहिए। जाति कभी भी जो है कोई मतलब मेरिट नहीं हो सकती, जाति जो है कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। इक्वालिटी की मतलब अगर हम बात करें सर, तो जैसे किसी भी युवक की उस योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती होनी। देखिए, ये आर्मी के ऊपर है। आर्मी अपने मापदंड, अपने पैरामीटर्स, अपनी योग्यता चाहे कितनी ही निर्धारित करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाति मेरिट नहीं हो सकती, क्षेत्र मेरिट नहीं हो सकता और धर्म मेरिट नहीं हो सकता और रंग मेरिट नहीं हो सकता। बिल्कुल, बड़ी सीधी सी बात है। ये असंवैधानिक है
और एक मानवीय क्रूरता है। सर, जैसा कि हमने देखा, संविधान मुताबिक हमारे देश में भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक है और अभी हाल ही में इसी बारे में एक मामला उभरकर हमारे सामने आया जब 2 युवकों ने इसी असंवैधानिक और गैर कानूनी व्यवस्था से कुंठित होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाल ही में भर्ती के दौरान इस चीज को फेस किया और फिर गुहार लगाई। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है? देखिए, जिस मामले की बात आप कह रहे हैं, ये राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती का मामला है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक सेना की ही एक टुकड़ी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जी, और उसमें केवल 3 जातियों को ही भर्ती किया जाए। ये अभी हाल में बिल्कुल नया है सर, ये हमारे लिए भी, इनफैक्ट हमें भी इस बारे में नहीं पता था। जी, यानी ऐसा पूरे जो फाइटिंग आर्म्स हैं, जो लड़ाकू शाखाओं में, सब में ऐसा ही होता है लगभग। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आया, उस एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा था, सेना की तरफ से जो विज्ञप्ति आई उसमें साफ साफ लिखा था कि केवल 3 जातियों के ही नवयुवक भर्ती के लिए अप्लाई करें और इतनी तारीख को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इकट्ठे हों। तो कुछ नवयुवक गए, तो लेकिन क्योंकि उसमें लिखा था कि ये जाति, इस 3 जातियों के अलावा किसी को नहीं लिया जाएगा, तो उन बेचारों को निराश होना पड़ा। और मैं उनके जज्बे को सलाम करता कि उन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि 70 साल से इस देश में कोई इस बारे में कह भी नहीं रहा और आई थिंक सर बहुत से लोग जानते भी नहीं है इस बारे में। 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि आर्मी में किस तरीके से असंवैधानिक भर्ती हो रही है। हमारे यहाँ देश में लोग सेना के बारे में, अगर कोई आदमी उसकी सेना की गलतियों को बताए तो लोग उसको जो है सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच तो सच है। और इन नवयुवकों ने उस बात को कोर्ट के समक्ष उठाया और कोर्ट ने जो है सेना को जो नोटिस भी दिया और उनको बताया कि आप एक बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसी मामले में मैं भी हाई कोर्ट गया था, इसी मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि कोर्ट भी इन मामलों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना था। लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट्स का मामला है, कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की कोर्ट उसकी जो है रक्षा करे। तो एक बेहद खास सवाल, आपके इतने सालों से आप एक संघर्ष में लगे हुए हैं, तो आपके इस निस्वार्थ संघर्ष हम कहेंगे, इसका मूल भाव क्या है? कैसे आपके मन में ये, मतलब एक सबके प्रति, एक आम जनता के प्रति आपने इतना कड़ा जो ये परिश्रम किया है और जो ये सफर तय किया है, इसका मूल भाव जानना था। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज भी मेरा दिल उस 40 साल पहले उस युवक के पास जाता है जिसने एक बहुत सिंपल तरीके से मुझे बताया कि मैं फौज में इसलिए नहीं भर्ती हो सका क्योंकि मेरी जाति की भर्ती नहीं। वो आदमी कितना इनोसेंट था, उसको ये पता ही नहीं कि ये तो तेरा अधिकार है और तेरा अधिकार तेरे से छीन लिया गया। मैं उन 70% नवयुवकों, देश के 70% नवयुवकों के साथ खड़ा हूँ जिनको जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना की लड़ाकू शाखाओं में भर्ती नहीं किया जाता। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार को उन गरीब, पिछड़े, दूर दराज में रहने वाले गांव के नवयुवक, किसी भी जाति के हों, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरा ये फर्ज है, मैंने अपने जीवन का ये मिशन बनाया है कि उन 70% नवयुवकों को उनका संवैधानिक अधिकार मैंने दिलाना ही दिलाना है, चाहे कुछ भी हो। और मेरा जीवन उनको समर्पित है जिनके मन में भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए सेना में जाने का मन है, लेकिन जाति और धर्म और क्षेत्र के आधार पर उनको भर्ती नहीं किया जाता। तो एक कुछ ऐसा पूछना चाहेंगे आपसे कि जब इस सफर को आप तय कर रहे थे इतने सालों से, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपकी मुलाकात इस तरह के कुछ लोगों से हुई जो इस चीज को फेस कर चुके हैं, जिन्हें पता लगा इस बारे में कि हम भर्ती नहीं देख सकते या हमारी जाति की भर्ती ही नहीं है, जो कि हमें भी सुनने में भी हम नहीं यकीन कर पा रहे या हमें ये समझ में ही नहीं आया कि भर्ती कैसे नहीं है किसी की। तो ऐसा कोई मिला आपको और उसने अपना शायद एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया हो, आपको बताया हो कि वो भर्ती देखने की सोच रहे थे या गए और उन्हें पता चला उनकी भर्तियां ही नहीं है? जी, देखिए ऐसा है कि हमारे जो देश में जो ज्यादातर नवयुवक तो गांव में रहते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं,
या जो आम आदमी है उसको ये पता ही नहीं है कि सेना में भर्ती कैसे हो। वो तो एक विश्वास से जाता है सेना में भर्ती कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, मेरे को मेरिट पे लिया जाए। लेकिन ऊपर से जो भर्तियाँ आती हैं वो जाति के आधार पे आती है कि आपको इतने राजपूत लेने, इतने जाट लेने, इतने गुर्जर लेने, इतने अहीर लेने, इस हिसाब से, और उसी हिसाब से भर्तियाँ होती हैं। और वो बेचारा एक जो गरीब आदमी है जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसको संविधान केवल प्रोटेक्ट करता है, वो आदमी जाता है, जब उसकी भर्ती नहीं होती तो वो ये समझ के वापस आ जाता है कि भाई मेरा तो हुआ नहीं, क्या जी, उसको बता दिया जाता है तेरी जाति की भर्ती नहीं है भाई, इतनी भर्ती थी बस, या नहीं है तेरी भर्ती। तो वो बेचारा सोचता है शायद ये कानून होगा, लेकिन ये कानून नहीं है, ये संविधान हमारा ये नहीं कहता। तो हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, रेवाड़ी का एरिया, इस एरिया को अहिरवाल कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने पॉपुलेशन और मैन सेंट टू द आर्मी सबसे ज्यादा सैनिक दी, लेकिन चूंकि अहिरों की रेजिमेंट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे इलाके की भर्ती लगभग बंद हो गई। एक जमाना था जब हर गांव में हर दूसरा आदमी फौज में था, आज पूरे गांव में 5 आदमी फौज में नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर अहिरों की भर्ती है ही नहीं। असली कहानी ये है। और हम उस हर नवयुवक के साथ खड़े हैं जिसका संवैधानिक अधिकार के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, जिसका संवैधानिक अधिकार मारा जा रहा है। So in the very start, you have said, and if we talk about the basic concept, your main motto is demanding equal opportunity on the basis of prescribed merit for every Indian citizen who should be eligible for recruitment, irrespective of his class, caste, region and religion. So can you please summarize this? ये आपका मेन एम क्या रहा है इस पूरे मिशन के दौरान? जी, आपने ठीक कहा। इस पूरे मिशन का, इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी मुहिम का हमारा एक ही एम कि भारत के किसी भी नागरिक, किसी भी नौजवान को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर सेना में भर्ती होने के लिए एलिजिबल माना जाए, और उसे जो है किसी भी कारण से जाति, धर्म और क्षेत्र, उसकी जो माँ भारती की सेवा करने का जो उसका मिशन है, सेना में भर्ती होने का जो उसका अभिप्राय है, उसमें जो है जाति, धर्म और क्षेत्र बाधक नहीं बने। सर, आपके साथ जितनी भी हमारी बातचीत रही ये बेहद अच्छी और कुछ ना कुछ हमें सीखने को, जानने को मिला, और बेशक हम ये चाहेंगे कि आपका ये जो निस्वार्थ संघर्ष है इसमें आपको सफलता मिले, आपको सुना जाए, समझा जाए, और जो आप नवयुवकों के लिए, जो आज की आम जनता के लिए आप ये कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक इस मुहिम में खड़ा हो और अपने अधिकारों के लिए लड़े, और सब जो है हम सब मिलकर माँ भारती की सेवा और उसके लिए सेना में भर्ती होने का सबको अधिकार दिला सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।